एक धुंधला सा कमरा, पुरानी फाइलों की खुशबू और उन फाइलों के बीच दफन एक ऐसा चेहरा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हम अक्सर 2014 की जीत या 2001 के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस अंधेरे दौर के पन्ने पलटे हैं जब नरेंद्र मोदी केवल एक प्रचारक हुआ करते थे? आज हम उस समय की गहराई में उतरेंगे जिसे इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को फकीर बताया, लेकिन जिसके पदचिह्न दुनिया के सबसे महंगे शहरों में पाए गए। ये जांच है उस साझेदारी की जिसने सत्ता के गलियारों में खौफ और श्रद्धा दोनों पैदा किए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक ऐसी जोड़ी जिसे उनके समर्थक राम और कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिनके अतीत के साए बहुत लंबे हैं। कहानी शुरू होती है 1950 के वड़नगर से, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ। हमें बार बार सुनाया गया कि उस बच्चे ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। गरीबी का ये नैरेटिव इतना मजबूत बनाया गया कि ये मोदी जी की राजनीति की नींव बन गया। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? 1950 के दशक की उन तस्वीरों को देखिए जहां नरेंद्र मोदी सूट और कोट पहने नजर आते हैं। एक अत्यधिक गरीब परिवार का बच्चा उस दौर में ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता था, जब मध्यम वर्ग के पास भी ये विलासिता नहीं थी? लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय के अनुसार गरीबी की इन कहानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनके पिता के पास इतना पैसा था कि वो अपने सभी बच्चों को स्कूल भेज सके। उनके अपने भाई प्रहलाद मोदी कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले नहीं, बल्कि चाय बेचने वाले के बेटे थे। यहां तक कि 2014 में कांग्रेस ने दावा किया कि वो दरअसल एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर थे, जिसकी अनजाने में पुष्टि 2021 में खुद बीजेपी के रेल मंत्री ने उस कैंटीन को सजाने के निर्देश देकर कर दी। तो क्या ये चाय वाला ब्रांडिंग सिर्फ एक इमोशनल मार्केटिंग थी? जैसे जैसे मोदी आरएसएस की सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक फकीर की छवि गढ़ी गई जो झोला उठाकर चलने का दावा करता था। वो कहते हैं कि उन्होंने 35 से 40 साल तक भिक्षा मांगकर जीवन बिताया। लेकिन इसी भिक्षा के दौर में, यानी 1990 के दशक में, जब वो केवल एक साधारण संगठन करता थे, वो पेरिस में आईफिल टावर के सामने और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। वो लंदन, मलेशिया और हॉलीवुड की सैर कर रहे थे। एक इंसान जो खैरात पर पलने का दावा करता हो, वो उस दौर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का खर्च कैसे उठा रहा था? इसी दौरान उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करने का दावा किया, जबकि दुनिया का पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा 1990 में अमेरिका में आया था। क्या ये सिर्फ याददाश्त की चूक है या एक अतिमानव की छवि बनाने की शातिर कोशिश जो तकनीक में दुनिया से भी आगे चलता है? क्या ये सिर्फ याददाश्त की चूक है या एक अतिमानव की छवि बनाने की शातिर कोशिश जो तकनीक में दुनिया से भी आगे चलता है? अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले का दौर 1980 और 90 के दशक में मोदी आरएसएस से बीजेपी में आए और संगठन की कमान संभाली। यहीं उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। ये वो समय था जब गुजरात में बीजेपी अपनी जड़ें जमा रही थी। लेकिन इस सत्ता के सफर के पीछे कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जो कोर्ट कचहरी और विवादों के साए में रहे। यहां हमें स्रोतों से हटकर उन तथ्यों की बात करनी होगी जो जनता के बीच चर्चा का विषय रहे हैं और जिन्हें आपको स्वतंत्र रूप से जांचना चाहिए। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला एक ऐसा ही काला अध्याय है जिसने तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को कानूनी मुश्किलों में डाल दिया था। साल 2005 का वो एनकाउंटर और उसके बाद के घटनाक्रम, जिसमें तुलसीराम प्रजापति की मौत और फिर जज लोहिया की रहस्यमयी मौत के सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। अमित शाह को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा और गुजरात से तड़ीपार भी होना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन क्या ये महज एक इत्तेफाक था या सत्ता पाने के लिए बिछाई गई एक खतरनाक बिसात? यहीं से उस बिजनेस माइंड का जन्म होता है जिसने आज भारत की अर्थव्यवस्था को एक नए सांचे में ढाल दिया है। एक ऐसा मॉडल जहां जनता को लगता है कि उसे फायदा हो रहा है, लेकिन असल मुनाफा कहीं और जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी योजना को लीजिए। सूत्रों के बाहर के तथ्यों और गणित के अनुसार पहले आप सिलेंडर के उतने ही पैसे देते थे
जितनी उसकी कीमत थी। अब आप लगभग 2 गुना पैसा देते हैं और बाकी पैसा महीनों बाद सब्सिडी के नाम पर वापस आता है। करोड़ों उपभोक्ताओं का ये एडवांस पैसा जब महीनों तक सरकार के पास पड़ा रहता है तो उस पर मिलने वाला करोड़ों का ब्याज किसकी तिजोरी भर रहा है? 2026 तक आते आते ये स्पष्ट हो गया है कि ये सब्सिडी दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जहां आपका ही पैसा आपसे उधार लेकर उस पर ब्याज कमाया जाता है और आपको एहसास कराया जाता है कि सरकार आप पर एहसान कर रही है। ये पैसा और ये सत्ता आखिर किसके काम आ रही है? 2020 की हकीकत ये है कि आज भारत में आर्थिक असमानता पिछले 100 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। एक तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त राशन की लाइन में खड़े हैं तो दूसरी तरफ मोदी जी के करीबी दोस्त जैसे अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में है। जब गरीबी का ये सच विज्ञापनों से नहीं छिपता तो इसे दीवारों के पीछे छिपा दिया जाता है, जैसे ट्रंप के दौरे में अहमदाबाद में या G20 के समय दिल्ली में किया गया। जब जनता बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछती है तो उस ब्रेन वॉशिंग माफिया के 4 विभाग सक्रिय हो जाते हैं। पहला विभाग आपको हिंदू होने के झूठे अहंकार से भरता है। दूसरा विभाग आपको ये समझाता है कि आप सदियों से पीड़ित रहे हैं। तीसरा विभाग आपके मन में डर पैदा करता है कि आपका धर्म खतरे में है। और चौथा विभाग नरेंद्र मोदी को उस मसीहा के रूप में पेश करता है जो अकेला आपको बचा सकता है। इस कल्ट को बनाए रखने के लिए भगवान राम के स्वरूप को भी बदल दिया गया। शांत और सौम्य राम की जगह क्रोधित राम के पोस्टर लगाए गए ताकि नफरत के एजेंडे को धार्मिक स्वीकृति मिल सके। व्हाट्सएप पर फर्जी संस्कृत श्लोक फैलाए गए कि हिंसा ही परम धर्म है, जबकि हमारे किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। आज 2026 में जब मोदी मैजिक धुंधला पड़ रहा है तो बीजेपी उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जिन पर खुद उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अगर एक नाम ही काफी था तो इन भ्रष्ट बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ी? आज जब मणिपुर जलता है तो ये मसीहा चुप रहता है, लेकिन विदेशी युद्धों को रुकवाने के झूठे विज्ञापन चलाता है। सच्चाई ये है कि रिकॉर्ड तोड़ 2,25,000 लोग 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। अंत में सवाल यही है कि क्या हम एक इंसान को चुन रहे हैं या एक ऐसी स्क्रिप्ट को जिसे करोड़ों रुपए के विज्ञापन से चमकाया गया है? क्या हम उस फकीर के झोले के पीछे की हकीकत देख पा रहे हैं या हम भी उस फैक्ट्री के शिकार हो गए हैं जहां सिर्फ झूठ और नफरत का उत्पादन होता है? याद रखिए, जिस दिन विज्ञापन की चमक फीकी पड़ेगी उस दिन सिर्फ आपकी जेब की खालीपन और आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। सच को पहचानिए, क्योंकि अंधेरे में डूबे रहने की कीमत आने वाली नस्लों को चुकानी होगी। जय हिंद।